Hello students, good morning all of you. Very warm welcome in my YouTube channel Zoology Classes. आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक और सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की बात करें तो ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। एकमात्र ऐसा कोशिकांग है सेल के भीतर पाए जाने वाला जो कि झिल्ली रहित होता है। बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो वो झिल्ली युक्त या मेम्ब्रेन युक्त होते हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स में एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स जो किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है वह केवल राइबोसोम होता है। तो आज हमारे वीडियो का बेस रहेगा राइबोसोम, इसकी संरचना, खोज, क्या क्या नाम से इसे जाना जाता है और इसके क्या मेजर फंक्शंस है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स के कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो सन 1941 में क्लाडे एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सर्वप्रथम इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा एवं माइक्रोस्कोप नाम दिया। क्लाडे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सर्वप्रथम राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक की सहायता से देखा एवं एम टर्म से डिफाइन किया। ये टर्म है माइक्रोसोम्स, अर्थात सर्वप्रथम देखने का श्रेय क्लाडे नामक वैज्ञानिक को जाता है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्हें देखा एवं माइक्रोसोम नाम से डिफाइन किया। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी में ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है तो वह है केवल राइबोसोम्स। अर्थात सभी सेल ऑर्गेनेल्स में इसकी स्मॉलेस्ट साइज होती है, सबसे सूक्ष्म आकार का कोशिकांग है जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम देख सकते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाने वाला ऐसा कौन सा कोशिकांग है, तो इससे आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि राइबोसोम ही ऐसा कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम अदर माइक्रोस्कोप की स्टडी के बेसिस पे देखें तो अदर माइक्रोस्कोप में जो भी इमेज शो होती है अपने रेटिना पे वो केवल विजुअल कंडीशन में देखी जा सकती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू से देखी जाने वाली इमेज अपने रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि ह्यूमन आइज की रेटिना पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से ली गई इमेज फोकस नहीं रह पाती है या आप कह सकते हैं नहीं देख पाते हैं। एक इलेक्ट्रिक बीम की सहायता से हम उसके डायग्रामेटिक व्यू को देख सकते हैं, उसी के आधार पे राइबोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो सन 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन दो वैज्ञानिक थे, रॉबिन्सन एवं ब्राउन। इन्होंने सेम की जड़ की कोशिकाओं में खोजा, अर्थात पादप कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज का श्रेय रॉबिन्सन एवं ब्राउन को जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि पादपों में रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सेम की जड़ों की कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की। बात करते हैं हम जंतु कोशिकाओं की, तो सन 1955 में पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज जंतु कोशिकाओं में की। अर्थात पेलाडे ने सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की, जबकि देखा क्लाडे ने था। क्लाडे ने 1941 में ही राइबोसोम को की एपीरियंस को देख लिया था, लेकिन खोज का श्रेय पेलाडे को जाता है जिन्होंने 1955 में इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिस पे डिटेल स्टडी की और इसे डिस्कवर किया। तो राइबोसोम्स की जंतु कोशिकाओं में खोज का श्रेय पेलाडे नामक वैज्ञानिक को जाता है जिनका पूरा नाम जॉर्ज पेलाडे है। पेलाडे ने ही राइबोसोम नाम इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन युक्त कण होने के कारण दिया। अर्थात पेलाडे ने ही इसे आरएनपी बोला, अर्थात आप कह सकते हो
आरएनपी मीन्स राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, या आप राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स भी इन्हें कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स की जो संरचना होती है उसमें मुख्यतः राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति के कारण ही ये नाम राइबोसोम रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आरएनए की उपस्थिति के कारण ही इसे राइबोसोम नाम प्रदान किया गया। ये नाम भी पेलेडे ने ही दिया था। जबकि हम टर्म की बात करें तो राइबोसोम टर्म सबसे पहले रॉबर्टसन के द्वारा कॉइन की गई थी, अर्थात टर्म रॉबर्टसन ने दी थी, लेकिन राइबोसोम को राइबोसोम वास्तविक नाम पेलेडे के द्वारा ही दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेलेडे के इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बेसिस पे ही इन्होंने इसे पेलेडे पार्टिकल्स भी कहा, अर्थात राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन युक्त कण होने के कारण इसे आरएनपी कहा जाता है। साथ ही पेलेडे के सम्मान में इसे पेलेडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो राइबोसोम्स के अदर नेम में आरएनपी और पेलेडे पार्टिकल्स को भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें साइज की, तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है कि राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं जिनका मेजरमेंट इजीली मैथमेटिकल यूनिट में नहीं हो पाता है। इनके लिए अलग ही एक नॉन एसआई यूनिट काम में ली गई थी जिसकी खोज थियोडोर स्वेडबर्ग ने की थी, जिसे हम स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं। तो स्वेडबर्ग यूनिट एक नॉन एसआई यूनिट है जिसकी आधार पर आप राइबोसोम्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी और डिटेल स्टडी हुई और कई रिसर्च में ये पाया गया कि राइबोसोम्स की साइज 150 से 200 एंगस्ट्राम डायमीटर की होती है, अर्थात इनका सामान्यतः व्यास 150 से 200 एंगस्ट्राम होता है और मैक्सिमम साइज 230 एंगस्ट्राम देखी गई है। बात करते हैं हम इनके नंबर्स की, तो सबसे पहले बात करें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल को सम्मिलित करते हैं। अगर बैक्टीरियाओं की बात करें या जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणुओं में सामान्यतः ये 10,000 से लेकर 15,000 तक की संख्या में उपस्थित होते हैं। ऐसे ही बात करें एक इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु की, तो इसमें इनकी संख्या लगभग 30,000 के आसपास होती है, अर्थात जीवाणुओं में 10 से 15,000 होती है, लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया में जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें 30,000 के लगभग इनकी संख्या होती है। अब बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की या यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में इनकी संख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में तो होते ही हैं, साथ में कुछ ऑर्गेनेल्स में भी देखने को मिलते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इनमें भी ये देखने को मिलते हैं। अतः इनकी संख्या वहाँ लार्ज होती है या मैक्सिमम होती है जो कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक होती है। अर्थात आप यूँ कह सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स की संख्या 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक होती है। नेक्स्ट बात करें तो राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल। राइबोसोम सभी कोशिकांगों में सूक्ष्मतम आमाप या साइज का कोशिकांग है। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि इसे आसानी से नहीं मापा जा सकता है, तो इसके मेजरमेंट के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये समस्त सेल ऑर्गेनेल्स में से सबसे स्मॉलेस्ट प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है। इनके अलावा कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, अर्थात झिल्ली रहित कोशिकांग है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली देखने को नहीं मिलती है, अतः आप कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इनके अलावा इन्हें कुछ विशिष्ट उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल्स, अर्थात कोशिकांग के भीतर कोशिकांग इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में भी उपस्थित रहता है, कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित रहता है और साथ ही
आप कह सकते हैं कुछ कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेवी जालिका और केंद्रक में भी ये उपस्थित होता है। केंद्रक में इसलिए उपस्थित रहता है क्योंकि केंद्रक में एक सघन संरचना केंद्रिका उपस्थित होती है जो राइबोसोम को ओरिजिनेट करती है, या राइबोसोम की उत्पत्ति केंद्रिका में ही होती है। अतः आप कह सकते हैं कि केंद्रक, अंतःप्रदेवी जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम देखने को मिलते हैं। इनके अलावा साइटोप्लाज्म में भी फ्री अवस्था में या मुक्त अवस्था में या स्कैटर्ड अवस्था में देखने को मिल सकते हैं। तो राइबोसोम्स को आप कह सकते हैं कि ये कोशिकांग के भीतर पाए जाने वाला कोशिकांग है। इनके अलावा राइबोसोम्स का मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके बेसिस पे इसे प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल भी कहते हैं, अर्थात कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम ही ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिनके एमआरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली जीन उपस्थित होती है, या आप कह सकते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस जीन की कोडिंग को डिकोडिंग करने का कोड केवल मात्र राइबोसोम्स में होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे राइबोसोम्स के बारे में। अब बात करते हैं हम राइबोसोम की संरचना और कार्य के बारे में। लेट अस डिस्कस अबाउट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स।